नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके के एक और क्लास में। हम लोग डिस्कस करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। तो ये एसएससी का, रेलवे का, सभी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो इसको आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा और ये आपका पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी कहाँ से मिली? तो देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इसका जानकारी मिला भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक है, और ये जो नाट्य शास्त्र है ना, इसको पंचम वेद माना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि ही नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या तो 8 है, लेकिन जो संस्कृत मंत्रालय है ना, उसके अनुसार एक 9वां भी माना जाता है और उसे हम लोग अर्धशास्त्र नृत्य भी कहते हैं, और वो है 9वां छऊ। हालांकि संगीत नाटक अकादमी जो है वो 8 ही मानता है। और जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को, और वो दिल्ली में। तो यहाँ से आपके कितने टोटल प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न मैं ये भी डिस्कस करते चलूंगा कि पहला ये पूछेगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को और किस नामों से जाना जाता है? तो पंचवेद से। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8। और एक और प्रश्न पूछेगा कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है, तो 28 जनवरी 1953 को। तो देखिए, इतने सा 4 लाइन से ही मैंने 6 प्रश्न बना लिए। तो ऐसे ही पेपर में भी बनता है प्रश्न। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें उसकी संख्या कितनी है? 8। लेकिन एक 9वां भी मानता है, वो है अर्धशास्त्रीय नृत्य, जिसको हम लोग छऊ बोलते हैं। ठीक है, और इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार हैं। जो छऊ है ना, इसके 3 प्रकार हैं, और ये जो हमारी यूनेस्को की अमूर्त सूची है उसमें शामिल हुआ था 2010 में। अब यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल हुआ था, और इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा में होता है। एक है सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड में होता है। अगला है पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों आपको याद रखना है। कौन कौन से? मयूरभंज, सरायकेला, पुरुलिया। यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा? तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेगा कि मयूरभंज छऊ किस राज्य में होता है? तो ओडिशा। सरायकेला ऐसे ही पूछ देगा। पुरुलिया छऊ किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 9वां तो आपने देख ही लिया कि छऊ होता है। तो ये जो 8 नृत्य हैं उनमें से पहला है भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना भी है, ये भी याद रखना है। सबसे पुराना और सबसे नया भी याद रखना है, बहुत प्रश्न पूछता है इससे। और ये तमिलनाडु में होता है। अगला है ओडिसी, और ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा में होता है। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा होगा कि मणिपुर में होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है। कथक उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली केरल में होता है, और मोहिनीअट्टम भी केरल में ही होता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य होता है? तो केरल। उसमें कथकली भी होता है, मोहिनीअट्टम भी होता है। सत्रिया जो कि असम में होता है, और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया, और 2000 में ये जुड़ा। तो सबसे पुराना पूछे तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है। अगर सबसे नया पूछ ले तो सत्रिया, जो कि असम में होता है। ओके। और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है, जिसको शास्त्रीय नृत्य की तो दर्जा नहीं मिली है, लेकिन अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, ये 3 राज्यों में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा। मैंने अभी बता दिया था ये। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं सभी। सबसे पहले भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम जो है ना, इसका पुराना नाम सादिर था,
और इसका अन्य नाम है दासियाट्टम अग्नि नृत्य। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि दासियाट्टम किस शास्त्रीय नृत्य को कहते हैं, तो भरतनाट्यम। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो इसकी जानकारी दो पुस्तक थी उनसे मिली। एक तो पहला पुस्तक था शिल्पादिक्रम और दूसरा था अभिनय दर्पण। ये दो पुस्तक थे जिनसे भरतनाट्यम की जानकारी प्राप्त हुई हमें। और ये नृत्य भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों को समर्पित है, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है इनमें। और नृत्य, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूछता है कि नृत्य के आरंभ में क्या होता है, तो आला रिपु नृत्य के आरंभ में होता है और एक नृत्य के अंत में होता है। तो नृत्य के अंत में तिल्लाना होता है, शुरू में आला रिपु होता है और अंत में तिल्लाना होता है। वैसे इसके 6 भाग हैं, इसमें 6 भाग होते हैं। जो पहला भाग है आला रिपु होता है और अंतिम जो भाग है वो तिल्लाना होता है। तो दो ही चीज पूछता है, पहला और अंतिम। ठीक है, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाले भारत के पहले शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। जो भरतनाट्यम नृत्य है इसमें 3 उंगलियों को जोड़ के और ओम का प्रतीक बनाया जाता है। और मैंने अभी बताया था कि नृत्य का अंत जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग तिल्लाना या थिल्लाना भी बोलते हैं। नट्टूवर भरतनाट्यम का शिक्षक और भरतनाट्यम के कविता पाठ करता है। धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं दर्शाया जाता है, जिसमें एकर्य लसंग कहा जाता है। जो भी हमारे उसमें नाटककार होते हैं, जो मतलब या कलाकार होते हैं, उनके द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है उसे एकर्य या लसांग कहा जाता है। अब अगला नृत्य देख लेते हैं, थोड़ी सी बात रह गई और ये देख लेते हैं कि भारत नृत्य की जो शैली है ये कला क्षेत्र और वजुवुर कालामंडलम है। और भारतीय संगीत को वैसे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। तो ये भी प्रश्न पूछता है संगीत से, तो हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में होता है और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में। नृत्य में जो प्रयोग होता है, भरतनाट्यम जब नृत्य होता है तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, तो इसमें देखिए मृदंगम, वीणा, बांसुरी, ये जितने भी वाद्य यंत्र है ये प्रयोग होता है। और एक बार क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने ना भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया था 1910 में। और इसीलिए ना ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो 1910 में। सीधे सीधे ये लाइन से ही क्वेश्चन आता है। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। जो भरतनाट्यम का चित्र है ना, ये चिदम्बरम एक मंदिर है तमिलनाडु में, उस पे गोपुपुरम पर स्थित है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब अगला नृत्य देख लेते हैं, अगला है ओडिसी। ओडिसी नृत्य, गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओडिसी नृत्य के जनक कौन है, तो गुरु पंकज चरण दास। और ये भगवान कृष्ण से संबंध है ओडिसी नृत्य का। और ये नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से भी संबंधित है। इसमें त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है ये नृत्य, और जयंतिका के 5 भागीय मुद्रा विकसित किए जाते हैं नृत्य करते समय। ये देख सकते हैं आप नृत्य इमेज यहाँ पे। इस नृत्य को एक और नाम से जाना जाता है, ओडिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओडिली। इसकी शुरुआत मंगलाचरण तथा अंत मोक्ष पर होता है। जैसे कि भरतनाट्यम का आलारिपु और तिल्लाना पे अंत होता था, वैसे ही इसकी भी शुरुआत मंगलाचरण और मोक्ष पर अंत होता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना, इसका अर्थ होता है। और मोक्ष का अर्थ होता है थारिझम नृत्य से। दोनों का अर्थ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये भी क्लियर। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र, जैसे कि पखावज किया जाता है, और ये अक्षरों का प्रयोग इसके नृत्य के समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इसके नृत्य का उदाहरण हो जाएगा तो उदयगिरी, जो कि खंडीगिर गुफा में होता है। मुख्यतः माहिरों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। अगला नृत्य जो कि है मणिपुरी। यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुरी नृत्य का इमेज है।
ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि मणिपुरी किससे संबंधित है, किस संप्रदाय से, तो वैष्णव संप्रदाय से। यह प्रश्न ये बनेगा कि वैष्णव संप्रदाय से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो मणिपुरी। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी बताया जाता है, मतलब उनके बाल्य जीवन का जो कहानी है श्री कृष्ण का वो दर्शाया जाता है मणिपुरी नृत्य जो होता है। और इसमें 3 शैली होते हैं प्रमुख, एक तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला तो आप पता होगा, रासलीला में कृष्ण और राधा कृष्ण की क्या बताया जाता है, कहानी बताई जाती है रासलीला में। मणिपुरी नृत्य जो है रासलीला को पहली बार 1779 में निखोता चिंगथांग खोबाओ ने शुरू किया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रासलीला किसने शुरू किया था मणिपुरी में, तो ये किया था निखो चिंगथांग, यहाँ पे लिखा है चिंगथांग खोमामा। एक एकेडमी है मणिपुर में जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, और ये बहुत फेवरेट है एसएससी का, बहुत बार पूछा है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेना एक वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और ये नाट्य गान का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो नृत्य होता है इसमें वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति नाचता है वही बजाता भी है और वही गाता भी है। और इसे पंगचोलम भी कहते हैं। और इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, बजाने के लिए ड्रम का, और गाने के लिए आप तो पता ही किसका प्रयोग करते हैं। और नृत्य भी साथ में वही व्यक्ति करता है और इसको पांगचोलम कहते हैं। जगोई और चोलम मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, जब बजाया जाता है तो 64 ताल का प्रयोग किया जाता है। और ये नागबंध मुद्रा में होता है, जिसमें शरीर के 8 आकारों में वक्रा के माध्यम से जुड़ा होता है। कौन से मुद्रा में किया जाता है मणिपुरी, नागबंध मुद्रा में। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे अयोटेई कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शक से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। जो भी कलाकार है वो दर्शक से सीधे सीधे आंख नहीं मिलाता है जब नृत्य करता है या गाना गाता है। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर रखा गया। कुचेलपुरम एक नाम था कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश में, उसी पे नाम पड़ा कुचिपुड़ी। और ये भाषण, माइम और शुद्ध नृत्यों को जोड़ता है। भगवत पुराणों के आधार माना जाता है ये। और पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें। जो पीतल की तस्तरी होता है उसमें इसमें पैर रखा जाता है, फिर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्रा समपाद, जिसे मंडिक, कोपू, कांतेरा और नागबंध कहते हैं। तो सीधे सीधे ये प्रश्न बनता है कि पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर किस नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है या किस शास्त्रीय नृत्य में है। तो राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और अगर आपसे पूछ लेगा कि किस नृत्य से है तो कुचिपुड़ी। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है क्योंकि ये साउथ में है, साउथ में ही पड़ता है आंध्र प्रदेश। वाक, माकुभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी होता है। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी का आदि गुरु माने जाते हैं, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिद्धेंद्र योगी जो हैं ये कुचिपुड़ी के क्या माने जाते हैं, आदि गुरु। नर्तकों को भागवत तालु के नाम से भी जाना जाता है। जो नर्तक इसमें नृत्य करते हैं उनको भागवत तालु कहा जाता है। सुलाकद या पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर का हरकतें शामिल है। इसमें व्यापक कालाबाजी, हवाई करवटें शामिल होती है, जिसे हम लोग कयूतम कहते हैं। देखिए इसमें एक मुंडकम शब्द जो होता है एक मेढक की कहानी को कहते हैं, इसमें बताया जाता है। और इसमें जल चित्र नृत्यम होता है। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है। क्या करता है कलाकार, पैर के अंगूठे के सतह पर रखकर एक चित्र बनाता है, जिसे जल चित्र नृत्यम कहते हैं। और इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं उनका जो पोशाक होता है, जो ड्रेस पहनते हैं, कस्टम जो उनका होता है वो होता है बगलबंदी। द कस्टम ऑफ मेल आर्टिस्ट इज कॉल्ड बगलबंदी।
नेक्स्ट इज कथक। कथक, इसका जो अन्य नाम है ये है नटवरी या कथककारों का नृत्य। कथक किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, राज्य तो मैं डिस्कस करना भूल गया, लेकिन एक साथ मैंने बता दिया था। और ये राधा की कथाओं पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ राधा कृष्णा। राधा कृष्ण की जो कथाएं होती हैं इस पे आधारित है कथक। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य का प्रमुख विशेषताएं हैं। घुंघरू एंड चक्कर आर द मेन फीचर ऑफ दिस डांस। एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है और इसे पंडित कहा जाता है। एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, मतलब एक कहानी जो होता है उसे सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग करते हैं। द डांस इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, दिस इज कॉल्ड रीडिंग, और इसे पंडित कहा जाता है। कथक नृत्य वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होता है, मतलब इसमें जो ड्रेस होता है आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, कुछ इस प्रकार का ड्रेस होता है, यहाँ देख सकते हैं ये कथक का ड्रेस है, कुछ ऐसा ड्रेस पहना जाता है। और ये नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में शामिल किया जाता है, जिसमें से बनारस घराना जो है सबसे पुराना घराना है, ये भी याद रखना है। कथक की शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? तो लेडी लीला सोखे द्वारा। The classical style of a Kathak was revived in 20th century by Lady Leela Sokhe. इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं और इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। It is current form is based on the Mughal tradition. तो एक प्रश्न ये बनता है कि मुगल परंपरा पर कौन सा नृत्य आधारित है? तो कथक। और कथक का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। कथकली जो कि केरल में होता है, इसके पोशाक देख सकते हैं, ऐसे कुछ पहना जाता है। ये पुरुषों द्वारा केवल किया जाता है और इसमें रामायण महाभारत इसके आधार हैं। और इसके जो नायक होते हैं उनको पाचा कहा जाता है, और जो खलनायक होते हैं विलेन, हीरो को पाचा कहा जाता है और विलेन को कथी कहा जाता है। इसमें चेहरे हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है और नाट्य स्थान यानी थिएटर को कुटम पालम कहते हैं, मतलब जिस जगह पे ये होता है जिस थिएटर में उसको कुटम पालम कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है कैलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से, और ये केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। जब ये नृत्य किया जाता है तो उसमें केरल का संगीत होता है जिसका नाम है सोपना, केरल के सोपना। कथकली नृत्य के 24 मुख्य मुद्रा हैं। There are 24 मेन पोस्चर इन कथकली डांस, और इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र जैसे डिक्का, चिंदा और मंडलम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्वों का प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कथकली जो है ना ये आकाश तत्वों का प्रतीक होता है। और कथकली गीत के लिए प्रयुक्त जो भाषा होती है वो होता है मनी प्रॉब्लम। कौन सा होता है? मनी प्रॉब्लम, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। मनी प्रॉब्लम का अर्थ क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। गीतों को शब्द अट्ठ कथा कहा जाता है और कलासम नल चरित्रम कथकली नृत्य के प्रकार है दो, एक कलासम और एक नल चरित्रम। यह ललिता कला के 5 रूप को सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जिसमें लिटरेचर, म्यूजियम, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य शामिल होते हैं। अगला नृत्य देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम। ये दिख रहा है, मोहिनी अट्टम करते हुए एक नर्तक दिख रही हैं। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है, केवल महिला ही इसमें करती हैं मोहिनी अट्टम को। और ये बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है तो पीछे जब बाल बांधते हैं तो उसमें चमेली का सफ़ेद फूल लगाया जाता है। और इस नृत्य को केरल में कसूआ साड़ी पहनकर की जाती है। एक साड़ी होता है जिसे कसाऊ कहते हैं, और इसी कसाऊ साड़ी को ही पहन के किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाइट कलर का एक कसाऊ साड़ी है और इसमें पीछे बाल में इन्होंने सफ़ेद चमेली का फूल लगा रखा है। इस नृत्य का जो उल्लेख है एक प्राचीन ग्रंथ है उससे मिलता है जिसका नाम है वारमाला। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये विष्णु के स्तरण के रूप की कहानी है
जब मोहिनीअट्टम जो है ना, जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उसी से ये नाम आया था मोहिनीअट्टम। और ये कहा जाता है कि विष्णु का जो स्त्री रूप था उसके कहानी भी इसमें शामिल होते हैं। और इस नृत्य को जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें मनी प्रॉब्लम भाषा का प्रयोग होता है। मनी प्रॉब्लम अभी मैंने बताया था कि ये मलयालम और मनी प्रॉब्लम जो भाषा उसमें मलयालम और एक और भाषा मैंने बताया था संस्कृत। मलयालम और संस्कृत का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। तेविता चित्यम नगाई नाटम नाटकम दस्सी अट्टम इस नृत्य के रूप है। ये 3 नाम हैं जो इसके रूप हैं। ठीक है, अगला नृत्य जो कि आखिरी नृत्य है जो कि है सत्रिया, और ये 2000 में शामिल हुआ और ये सबसे नया नृत्य है। और एक बात कि ये किस राज्य का है, तो ये असम का है। और इसकी खोज किए थे लगभग 500 वर्ष पूर्व, जिनके नाम था श्रीमंत शंकरदेव, और इन्हीं को संस्थापक माना जाता है शास्त्रीय नृत्य का। और ये असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। एक शास्त्रीय जो है ये अंक के नाटक के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब ये नृत्य होता है तो उसमें पुरुष जो होते हैं, जो नृत्य करते हैं पुरुष, उनको भांगी कहा जाता है, और जो स्त्री नृत्य करती हैं उन्हें सीमांगी कहा जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकत पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। इसमें बोरा गीत संगीत का प्रयोग होता है, और नृत्य का भुवान भाग जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। और इसमें मट्टी और खोरा रूप से संबंध शास्त्रीय नृत्य से है, और इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। तो ये आपके नृत्य थे, जितने भी आपके टोटल नृत्य थे, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, ये आपके समाप्त हो गए। इससे जो प्रमुख कलाकार हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2 में आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।